संसार में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता, चाहे वो चींटी के काटने जैसी एक बहुत ही छोटी सी घटना ही क्यों ना हो। किसी का मिलना हो या अलग होना, सफलता हो या असफलता, हर घटना किसी ना किसी कारण से ही होती है। भले ही तुरंत पता चल जाए, कई सालों के बाद, या शायद कभी सामने ना आए, लेकिन अधीश के सामने एक ऐसा भेद, एक रहस्य जल्दी ही खुलने वाला था। उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था जिसका कारण न उसे तब पता चला था, ना ही उसने जानने की कोशिश की थी। वो था उस सिद्धि यंत्र का मिलना जो उसे मेघनगर में मिला था। अब इतने सालों के बाद यहां इस अनजानी जगह उसके रहस्य से पर्दा हटने वाला है। लेकिन अभी तो अधीश को इस बारे में जरा भी भनक नहीं है। फिलहाल उसकी परीक्षा की घड़ी है जिसमें सफल होने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन क्या वो बलबीर की परीक्षा में सफल हो पाएगा? क्या वो औषधि का निर्माण सफलतापूर्वक करके अपने लिए जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकेगा, या उसका तरंगमाना व्यर्थ सिद्ध होगा? प्रयोगशाला में कई दुर्बल जड़ी बूटियां रखी हुई थी, लेकिन जब अधीश ने प्रयोग करने के छोटे स्टोव और बर्तन पर नजर डाली तो उसे निराशा हाथ लगी। उसने बलबीर से पूछा, महाशय, क्या आप इसी जगह पर वो औषधि बनाने का प्रयास कर रहे हैं? बलबीर इस सवाल से थोड़े चौंक गए, फिर संभल कर बोले, हां, कई साल से मैं इन्हीं को प्रयोग कर रहा हूं। अधीश बोला, ये काफी पुराने हो चुके हैं और जड़ी बूटी की मात्रा मापने वाले बर्तन तो बिल्कुल ही पुरानी तरह के हैं। इनसे सही मात्रा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना कहकर उसने अपने छल्ले में से वो सारी सामग्री निकाली जो उसने मंदार से औषधि बनाने के लिए खरीदी थी। उसमें एक कांच का बना हुआ प्याला भी था। इन्हीं सब की सहायता से और बलबीर की बताई हुई विधि से अधीश ने एक ही बार में सही औषधि बनाकर बलबीर को थमा दी। वे खुशी से उछल पड़े। अधीश बेटे, तुम वास्तव में बहुत कुशल और योग्य हो। मैं इस औषधि को बनाने के लिए कई असफल प्रयास कर चुका हूं, आज जाकर यह बनकर तैयार हुई है। इसके बाद उन्होंने आचार्य कश्यप को भी बधाई दी। बटुक, जो अब तक सारी बात चुपचाप सुन रहा था, वो समझ गया कि जरूर ये कोई महत्वपूर्ण औषधि है। फिर भी उसने बलबीर से ही इस बारे में पूछना ठीक समझा। बलबीर जी, ये बताइए कि यह औषधि किस काम में आती है? बलबीर बोले, वास्तव में यह औषधि मनुष्यों के लिए नहीं है, ये रस जीवों के लिए है। इसकी छोटी सी खुराक उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। तब तो यह औषधि और इसकी सामग्री बहुत महंगी आती होगी? बटुक ने पूछा। वो थोड़ी औषधि अपने लिए खरीदने की भी सोच रहा था। बलबीर ने जवाब दिया, हाँ, महंगी तो आती है और ये जड़ी बूटियां भी दुर्लभ हैं, लेकिन ये एक तरह से अच्छा ही है, वरना कुछ लोग तो शक्तिशाली रस जीवों का उपयोग तबाही फैलाने और अपनी सत्ता स्थापित करने में भी कर सकते हैं। बलबीर का कहना ठीक था। बटुक ने औषधि की बहुत थोड़ी मात्रा ही खरीदी। इसके बाद बलबीर ने अधीश से कहा, अधीश, यदि तुम्हें किसी औषधि की जरूरत हो तो बेहिचक कहो। आज इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कोई भी औषधि दूंगा। अधीश ने वही जड़ी बूटियां मांग ली जिनकी जरूरत आचार्य कश्यप को अपने दिमाग की क्षमता बढ़ाने के लिए पड़ती थी। साथ ही उसने बलबीर को वो कांच का प्याला भी उपहार स्वरूप दे दिया और कहा, महाशय, आगे से आप इसी प्याले से नाप तोल कर औषधि बनाइएगा। बलबीर इस उपहार को पाकर बहुत प्रसन्न थे। काफी देर तक बातचीत के बाद वे खुद अधीश को बटुक के महल तक छोड़ने आए। अधीश अब भी बटुक के महल में ही रह रहा था। रात में आराम करते समय उसने सोचा कि अब मुझे अपना दूसरा प्रथम श्रेणी का मंत्र भी स्थापित कर लेना चाहिए। मैं कल से ही ज्वाला मंत्र के अभ्यास में जुट जाऊंगा। उसने निश्चय किया और सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो महल के विशाल बगीचे के एक कोने में बैठकर मंत्रों का अभ्यास करने लगा। दिन चढ़े जब वो लौट कर आया तो उसने बटुक और आचार्य कश्यप को अपना इंतजार करते हुए पाया। बटुक ने कहा, अधीश बेटे, आओ, कुछ जलपान कर लो, फिर आज मैं तुम्हें तरंगम नगर के भ्रमण पर ले चलूंगा। धन्यवाद बटुक जी, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, अधीश ने कहा। वो बटुक के बदले हुए व्यवहार को देखकर चकित था। कल शाम से ही वो उससे अत्यधिक स्नेह से बात कर रहा था। बात दरअसल ये थी कि बलबीर के यहाँ अधीश की योग्यता देखकर बटुक के मन में
उसके प्रति सम्मान बढ़ गया था। और अब तक आचार्य कश्यप ने भी अधीश की बहादुरी के किस्से उसे सुना दिए थे। साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि अधीश मंदार का छात्र रह चुका है, जहां जाकर अध्ययन करना संसार के हर मांत्रिक का सपना होता है। नाश्ते के बाद अधीश ने कल बलबीर से प्राप्त हुई जड़ी बूटियों से एक औषधि बनाकर आचार्य को दे दी थी। इसके बाद आचार्य कश्यप ने महल में ही रहकर आराम करने का फैसला किया। बटुक और अधीश तरंगम घूमने के लिए निकल पड़े। बादल और धुंध से ढके इस शहर में घूमते हुए अधीश को लग रहा था जैसे वह आसमान में बादलों के बीच विचरण कर रहा है, और बादलों के लगातार उड़ते रहने से ऐसा भ्रम होता था जैसे पूरा नगर ही तैर रहा हो, जैसे कुछ भी स्थिर नहीं है। बाग बगीचे घूमने के बाद वे बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में कई छोटी बड़ी दुकानें थीं, जहां रोज के उपयोग के सामान के अलावा मांत्रिकों के विशेष प्रयोग में आने वाले सामानों की भी दुकानें थीं। कई तरह के तमगे, चोंगे, जड़ी बूटियां बड़ी आसानी से इन दुकानों में मिल जाते थे। लेकिन अब तक अधीश को कुछ भी खरीदने लायक नहीं लगा था। यह देखकर बटुक ने कहा, चलो अधीश, अब मैं तुम्हें उत्कर्ष भवन लेकर चलता हूं। वहां शायद तुम्हें तुम्हारे काम की कोई वस्तु मिल जाए। अधीश ने पूछा, उत्कर्ष भवन? यह किस तरह की जगह है? नाम सुनकर ही अधीश की उत्सुकता बढ़ गई थी। आज तक किसी दुकान का ऐसा नाम उसने नहीं सुना था। बटुक बोला, चलकर देख लो, तुम खुद ही सब समझ जाओगे। कुछ ही देर में वे लोग उत्कर्ष भवन के फाटक पर खड़े थे। किसी बड़े महल की तरह भव्य इमारत, कोई आम दुकान नहीं थी। अधीश ने जब इस भवन के अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई दुकान नहीं, ये तो पूरा का पूरा संग्रहालय था। एक से एक बहुमूल्य वस्तुएं, औषधि, निर्माण के बर्तन, जड़ी बूटियां यहां उपलब्ध थीं। दूसरे तल पर अनेक चोंगे, सिद्धि यंत्र आदि सजे हुए थे। उन सब के नीचे उनका नाम, मूल्य और प्राप्ति का स्थान और तिथि भी दर्ज थी। और इन सब में एक बात जो समान थी वो ये थी कि सभी काफी पुराने थे और किसी न किसी दूसरे प्रसिद्ध मांत्रिक के पास रह चुके थे। तभी अधीश को अपने सीने के पास कुछ गर्मी से महसूस हुई। उसने हाथ लगाकर देखा तो उसके तमगे में जड़ा हुआ माणिक चमक रहा था और गर्म हो रहा था। यह पहली बार नहीं था जब वो माणिक गर्म हुआ था। अधीश ने यहां वहां देखा। अचानक उसकी नजर एक तमगे पर पड़ी। उसे देखकर अधीश को लगा जैसे उसका ही सिद्धि यंत्र, जो एक तमगे की तरह उसने गले में पहन रखा है, वहां टांग दिया गया हो। आकार और आकृति में दोनों बिल्कुल समान थे, बस दूसरे तमगे में माणिक जड़ने वाली जगह नहीं थी। अधीश ने वो तमगा उठाया, लेकिन उस पर जो मूल्य लिखा था वो बहुत अधिक था। क्या आप ये तमगा खरीदना चाहते हैं श्रीमान? किसी की आवाज आई तो अधीश ने मुड़कर देखा। उत्कर्ष का एक सेवक उसके पीछे खड़ा हुआ था। अधीश ने जवाब दिया, खरीदना तो चाहता हूं, लेकिन मूल्य बहुत अधिक है। सेवक बोला, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इस तमगे को मांत्रिक देवेश ने किसी बहुत बड़े जादूगर को हराकर प्राप्त किया था। इसका मूल्य अधिक तो होगा ही। सेवक की बात सुनकर बटुक ने कहा, आप जानते हैं ये कौन है? ये भी बहुत बड़े मांत्रिक हैं और मंदार में अध्ययन कर रहे हैं। मंदार का नाम सुनकर सेवक के चेहरे के रंग बदल गए। हाथ जोड़कर बोला, आप रुकिए, मैं प्रबंधक से पूछकर आता हूं। इतने में अधीश ने बटुक से कहा, मैंने मंदार के मांत्रिक देवेश के बारे में पढ़ा है। ये तो वास्तव में बहुत बड़े मांत्रिक थे, लेकिन उनकी चीजें यहां कैसे आईं? अधीश की बात सुनकर बटुक धीमे से हंसते हुए बोला, अधीश जी, शायद आप जानते नहीं हैं कि उत्कर्ष भवन की स्थापना किसने की है। इससे पहले कि अधीश इस बारे में कुछ पूछता, सेवक वापस आ गया और बोला, प्रबंधक जी ने कहा है कि मांत्रिक अधीश जी जो मूल्य चाहें वही दे दें। यह उत्कर्ष का सौभाग्य है कि मंदार का कोई छात्र यहां आया है। अधीश ने बटुक की ओर देखा। अधीश को मोल भाव करने का, चीजें खरीदने का कोई अनुभव तो था नहीं। मंदार में भी परीक्षा में प्राप्त अंकों के बदले वो जरूरी वस्तुएं खरीदता था जिनके मूल्य बहुत कम और निश्चित ही होते थे। बटुक ने अपनी कमर से एक थैली निकालकर सेवक को पकड़ा दी। सेवक ने बिना थैली को खोले ही तमगा अधीश को दे दिया और पूछा, क्या महाशय कोई और वस्तु देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ बहुत से सिद्धि मंत्र, संकेत यंत्र और चोगे भी उपलब्ध हैं। लेकिन अधीश को अब और अधिक कुछ खरीदने में संकोच का अनुभव हो रहा था। पहले ही उसे मंदार की वजह से अच्छा खासा लाभ मिल चुका था।
उसने बटुक से कहा, बटुक जी, हम बाद में कभी आएंगे, अभी शाम होने को है, हम वापस चलते हैं। बटुक उसका इशारा समझ गया। सेवक को उसका उचित इनाम देकर वे उत्कर्ष से बाहर आ गए। बाहर आते ही अधीश ने बटुक से कहा, आप उत्कर्ष के बारे में कुछ बता रहे थे? बटुक ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ, मैं ये बता रहा था कि उत्कर्ष भवन की स्थापना का श्रेय महान मांत्रिक चंद्रविजय को जाता है। चंद्रविजय का नाम सुनकर अधीश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महान मांत्रिक चंद्रविजय उन गिने चुने मांत्रिकों में से एक थे जो मंत्र सिद्धि के 9वें सोपान तक पहुंचे थे। मंदार के संस्थापक सदस्य मांत्रिक मंदार और गुरु सूर्यभान से उनकी मित्रता भी थी। गुरु सूर्यभान ने खुद अधीश को चंद्रविजय जी के बारे में बताया था। उसने एक बार फिर उत्कर्ष भवन की ओर देखा और श्रद्धा से सिर झुका लिया। बटुक के महल में वापस आकर अधीश अपने कमरे में आ गया। जल्दी से उसने वो तमगा निकाला और बारीकी से उसे देखने लगा। छोटे छोटे अक्षरों में उस पर एक नाम खुदा हुआ था, नारायण। ये पढ़कर अधीश कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और उत्तेजना की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ये तमगा मांत्रिक नारायण का है। मांत्रिक नारायण के बारे में भी उसने मंदार में ही सुना था। तरंगम सचमुच एक जादू नगरी थी। अधीश ने सोचा और अपना वाला तमगा गले से उतारकर सामने मेज पर रख दिया। अब तक हालांकि वो अपने तमगे के सारे मंत्र इस्तेमाल कर चुका था और उसके सारे खाने खाली हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने उस तमगे को अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। अधीश ने देखा दोनों तमगे हूबहू एक जैसे थे, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। अधीश ने दोनों को उठाया और जोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक जोर के झन्नाटेदार आवाज हुई और दोनों तमगे उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े और एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई। अधीश ध्यान से इस चमत्कार को देखता रहा। जब रोशनी कम हुई तो उसने देखा दोनों तमगे आपस में जुड़ चुके हैं। ये देखकर अधीश के मुंह से निकला, अरे ये तो एक संयुक्त यंत्र है। संयुक्त यंत्र का प्राप्त होना एक बड़ी उपलब्धि थी। दुनिया में कुछ ही मांत्रिक थे जो ऐसा यंत्र बना सकते थे जो 2 या अधिक सिद्धि यंत्रों को जोड़कर एक कर सकते थे। इससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। मांत्रिक नारायण भी उनमें से एक थे। अधीश ये संयुक्त यंत्र पाकर बहुत खुश था, लेकिन इस संयुक्त यंत्र का आधा टुकड़ा मुझे मेघनगर में मिला, बाकी आधा मांत्रिक देवेश के पास था और कई साल पहले उत्कर्ष भवन लाया गया। इस बात में क्या रहस्य है? इस यंत्र के 2 टुकड़े कैसे हुए और किसने किए? एक टुकड़ा दूसरे के पास आकर संकेत भी कर रहा था। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात थी। ये सारे सवाल अधीश के मन में भंवर की तरह उठ रहे थे, लेकिन उसने इन सवालों को दिमाग से झटका और यंत्र को उठाकर देखने लगा। अब उसके तमगे ने एक नया ही रूप धारण कर लिया था। अधीश ने जाकर ये बात आचार्य कश्यप को बताई। वे भी ये जानकर बहुत खुश हुए। अब अधीश के जीवन के लक्ष्यों में एक और जुड़ चुका था, मंत्र सिद्धि में इतनी योग्यता प्राप्त करना कि वो खुद एक संयुक्त यंत्र का निर्माण कर सके, बिल्कुल अलग और अनोखी शक्तियों वाला संयुक्त यंत्र। लेकिन फिलहाल तो उसे अपना प्रथम श्रेणी का दूसरा मंत्र यानी ज्वाला मंत्र स्थिर करना था। मंजिल अभी बहुत दूर थी और अधीश की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटा लेटा भविष्य की योजना बना रहा था। लेकिन कब तक हम यहाँ बटुक के महल में रहेंगे? यदि मुझे तरंगम में रहना है तो आजीविका का साधन भी खोजना ही होगा। लेकिन क्या करेगा अधीश जिससे उसे कुछ आय हो सके, ताकि वो अपना और आचार्य का गुजारा ठीक ठाक तरीके से चला सके? क्या अधीश आजीविका के इस सवाल में ही उलझ कर रह जाएगा और लक्ष्यों से भटक जाएगा? क्या अधीश के सारे सपने पूरे हो सकेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।